हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर बाके बाजार में। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू जो करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक और उनका नामकरण, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है आपका क्लास 10th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए है ना, यानी कि क्लास 10th 11th और 12th में जो भी हो तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्लास नंबर 1 है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि कार्बनिक यौगिक और उनका नामकरण, कार्बनिक यौगिक और उनका नामकरण। तो कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? सबसे पहले ये आता है बात कि सर कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग अभी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी ले करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो हम आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप उसको पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। देखो कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे? सबसे पहले तो सर वैसा यौगिक जो कार्बनों से मिलकर बना होता है। वैसा यौगिक जो कार्बनों से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले पढ़ने आप लोग ना पीछे क्लास में एक पॉइंट पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? देखो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। इस हाइड्रोकार्बन का परिभाषा हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले प्रयोग करेंगे एक तो वैसा यौगिक या वैसा पदार्थ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा पदार्थ या यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि सर इसका देखो छोटा सा पॉइंट क्या है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? वैसा यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद लिख दिए C6H12O6, क्या है इसका फार्मूला? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों सेम फार्मूला होती है। इसके बाद होती है शर्करा C12H22O11, ये हो गया शर्करा का, चीनी का, ठीक है। तो इसका फार्मूला अगर हम लोग इसमें बात करें कि सर ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो देखो सिंपल सी पॉइंट याद रखना कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसमें देखो बाबू, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखो ये हाइड्रोजन है ना, इतना तो हम लोग 9th क्लास में पीछे जो है पढ़ के आए हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ये देखो बाबू, जैसे हम यहाँ पे लिखे C और H, इसका मतलब क्या बताए थे? ये C का मतलब हो गया कार्बन और इस H का मतलब हो गया हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन, वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए तो इसमें क्या है, देखो ये C लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन है, यहाँ पे Cl है, यानी कि ये क्लोरीन है। क्या है सर? क्लोरीन है, ठीक है। क्या है? तो क्लोरीन। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हम क्या बोले? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो यौगिक बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, अर्थात सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में हम नहीं रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बात आता है? ग्लूकोज का, ठीक है। C6H12O6, तो इसमें सर कार्बन भी है और हाइड्रोजन है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन है।
शर्करा का C12H22, ये दोनों है, बाकी ऑक्सीजन है उसको से हमको मतलब नहीं है, बस दो चीज जरूरी होनी चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो दोनों चीज अगर है तो वो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और आगे बताते हैं। सर हाइड्रोकार्बन में हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सर, दो कैटेगरी में। कौन कौन सी, एक होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरी होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे मेनली अगर हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, थोड़े से अलग अलग हम लोगों को पढ़नी है, लेकिन उतना हम लोगों को लेकर के यहाँ पे नहीं चलना है। क्या है हमारे पास, जैसे आप अगर देखो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेनली जो है हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन ग्रुप को, और असंतृप्त में हम लोग मेनली पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ एल्कीन ग्रुप नहीं होगा, एल्केन ग्रुप होगा, एल्केन ग्रुप को पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो एल्कीन ग्रुप को पढ़ते हैं और एल्काइन ग्रुप को पढ़ते हैं। तो एल्कीन और क्या हो गया हमारे पास, एल्काइन ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सर हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है ना उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से बांटते हैं चलो थोड़ा सा देखते हैं। 10th में हम लोग क्या पढ़े थे सर, जो हाइड्रोकार्बन है, या फिर जो स्टूडेंट 10th में होंगे वो क्या पढ़ रहा है यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन को। सर हाइड्रोकार्बन का जो प्रकार है, चलो देख लेते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा थोड़े से। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरी है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और तीसरी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इस एलिफैटिक में हम लोग बांटते हैं दो ग्रुप को। कौन कौन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग अभी पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, एल्केन ग्रुप को पढ़ेंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 पॉइंट है, ओलिफिन और एसिटिलीन। यानी कि इसको हम लोग एल्कीन बोलेंगे और इसको हम लोग एल्काइन ग्रुप बोलेंगे। यही चीज हम आपको ऊपर बताएं शॉर्टली में। ठीक है, तो आप डीपली अगर लिखिएगा तो इस पॉइंट्स को लिखिएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, तो तब तक हम आपको आगे बताते हैं। 2 मिनट समय दे रहे हैं आपको। कौन है सेठ, आज आपको छुट्टी है भैया? हाँ, चलिए हो क्या, नहीं हुआ जी, उतारिए जल्दी सा, तब तक इंक डाल देते हैं हम आपका। ये मार्कर चल रहा है, चल तो रहा है। उतारिए उतारिए, जल्दी उतारिए।
हो गया। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, माफी चाहते हैं जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे ना, वो वीडियो को आप बढ़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आपको अगर उतारने का टाइम दिया जाता है तो आप उतार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा परिचय था हमारे पास कार्बनिक यौगिक और उसका नामकरण का, ठीक है। ध्यान दो, एक पॉइंट क्या है, साउंड का थोड़ा सा आज एडजस्टमेंट होगा, तो ना मेरे पास थोड़ा सा माइक जो है घर पे छूट गया है ना, तो कल से हम आपको साउंड बहुत बढ़िया तरीका से आपका आ जाएगा। तो ये माइक जो है घर पे छूट गया है। चलो ध्यान दो, इस कार्बनिक यौगिक में हम लोग पॉइंट पढ़े क्या कि एल्केन को पढ़ेंगे, एल्कीन को पढ़ेंगे और एल्काइन को पढ़ेंगे। अब आते हैं थोड़े से परिचय पर। कार्बनिक रसायन, रसायन का मतलब क्या होता है बताइएगा कोई। चलिए, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन हैं वो थोड़े से ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर याद है तो आप अपने मन में कौन कर सकते हो, बोल सकते हो, सॉरी। देखो कार्बनिक रसायन, रसायन तो हम लोगों को समझ में आ रहा है सर, केमिकल होगा कुछ, यानी कि हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं कि वह रसायन जो कार्बनों से मिलकर बना होता है। बहुत आसान सा परिभाषा, ऐसे सब किताब में अलग अलग परिभाषा है। यहाँ कार्बनों की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बनिक यौगिकों। तो जो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के रसायन बना होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उसका अलग अलग महत्व है सर। अगर हम छोटा सा परिचय देखें तो कह रहा है क्या, कार्बन पृथ्वी पर कितना परसेंट है, कोई बताना। कार्बन पृथ्वी पर 0.02%। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% है। कार्बन पृथ्वी पर कितना है, 0.02% है। वायु में कार्बन कितनी है, वायु में कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है सर 0.03%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% है, ठीक है। मुक्त अवस्था में कार्बन जो है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। तो मुक्त अवस्था में कार्बन किसके रूप में पाया जाता है, तो हीरे के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, और ठीक है, ऐसे बहुत सारा है लेकिन हमको बहुत कम पढ़नी है, ठीक है। जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उसको हम लोग खाली पढ़ते हैं। तो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, ठीक है। हीरा ना ऐसे लिखाएगा शायद जी, देख लीजिएगा एक बार, शायद हीरा ऐसे लिखाएगा। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। अब जो 10th वाले स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे मुक्त अवस्था में जो कार्बन है वो तो 3 रूप में पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको आगे हम क्या बोले आपको कि मुक्त अवस्था में कार्बन जो है बहुत रूपों में पाया जाता है, लेकिन हम लोग जो है बहुत कम पढ़ेंगे, छोटा पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा पढ़नी है। तो इतना याद रखना कि पृथ्वी पर कार्बन इतनी है, ठीक है, वो बिजली चली गई थोड़ा सा, ठीक, एडजस्ट करिएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। मुक्त अवस्था में कार्बन जो है किसके रूप में पाया जाएगा, हीरे, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में। हीरा के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है और कोयला के रूप में पाया जाता है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये बिजली वाली समस्या जो है आपके पास, ठीक है, इसको से घबराना है, पता चल रहा है ना, एक बार देख लेते हैं आपको। हाँ सर पता चल रही है।
चलो, तो ये बिजली जो है आते जाते रहेगा, लेकिन आपको ना आज चैप्टर जो है थोड़ा सा बढ़िया, और एक थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम चल रहा होगा क्योंकि माइक जो है हम आपको घर पे छोड़ दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली कल से जो क्लास आपको चलेगी वो माइक के थ्रू चलेगी, तो साउंड बहुत बढ़िया आएगा। प्लीज आज के लिए ना थोड़ा सा कष्ट करिएगा, ठीक है, और कल से हम आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे साउंड के साथ। तो आज आगे बढ़ते हैं सर, इसको हटाइए। कार्बन जो है याद रखिएगा मुक्त अवस्था में कितने रूपों में पाई जाती है, तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में पाई जाती है। इसे बकमिस्टर फ्लोरीन वाला भी आगे पढ़ावेंगे, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, कह रहा संयोजित अवस्था में या मुख्य रूप से कार्बोनेट खनिजों में पाई जाती है। संयोजित अवस्था या संयुक्त अवस्था, ठीक है, यहाँ पॉइंट हो गया। यहाँ संयोजित अवस्था में, संयोजित या संयुक्त, संयोजित या संयुक्त अवस्था में कार्बन किसको में पाया जाता है सर? संयोजित या संयुक्त अवस्था में जो कार्बन है वो कार्बोनेट खनिजों के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट खनिजों के रूप में पाया जाता है, चलो हो गया। आगे देखते हैं, यहां से ध्यान देना। अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्या अभी जो हम लोग क्या पढ़े कि कार्बन जो है सर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये दोनों पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना। आगे जो है हम लोगों को क्या कि कार्बन सभी सजीवों के लिए क्या है, आवश्यक। कार्बन सभी सजीवों के लिए क्या है, आवश्यक। कैसे सर? उसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का महत्व। अगर आपको मान लो लिखने के लिए आ गया, बताओ कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है, तो कार्बनिक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में लिखिएगा अगर मन है तो, और नहीं तो हम आपको एक पेज में नोट्स दे देंगे, आपको वैसे कर लीजिएगा जैसे आपको मन करे, ठीक है। अब पढ़ो पहले कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या, या फिर कार्बनिक यौगिक सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, कैसे? तो कार्बनिक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जैसे सर हम लोग भोजन के रूप में अगर क्या कार्बनिक यौगिकों को प्रयोग करते हैं, हम लोग भोजन के रूप में कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, सॉरी क्या कहते हैं, जैसे हम लोग चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सर क्या है, तो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। हम लोग दाल खा रहे हैं, वो उसको से क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। वसा चर्बी वगैरह से हम लोगों को प्राप्त, जैसे मछली का चर्बी वगैरह है उसको खाते हैं तो उसको से हमको तेल या वसा की प्राप्ति होती है, वो क्या है, तो वो कार्बनिक यौगिक है। चलो ये खाने पीने वाला बात हो गया। कपड़ा जो हम लोग पहने हुए, जैसे हम ये स्वेटर पहने हुए, तो इसमें कार्बनिक यौगिक है। हाँ सर कार्बनिक यौगिक है। देखो एक पॉइंट सिंपल से याद रखना, कार्बनिक यौगिक को याद करने का ना कैसे, हम कैसे पहचानेंगे कार्बनिक यौगिक है। अगर मान लो हम बोर्ड को बोल दें कि ये बोर्ड कार्बनिक यौगिक है या नहीं, ठीक है। आपको जैसे मान लो पंखा ऊपर लगे हुए, तो क्या पंखा वो ऊपर जो लगी हुई है वो कार्बनिक यौगिक है या नहीं, तो उसको कैसे पहचान करेंगे? आप जो वीडियो देख रहे हैं आप कार्बनिक यौगिक है या नहीं, ठीक है, यानी कि हम लोग कार्बनिक यौगिक है या नहीं। बिल्कुल सिंपल सा हम लोग एक तरीका क्या याद रखते हैं, पहले छोटा सा ऐसे ही, इसको लैंग्वेज किताब से लेना देना कोई है नहीं। कार्बनिक यौगिक सिंपल से, अगर उसको आप जलाइएगा, दहन करिएगा, ठीक है, अगर उसको से धुआं उत्पन्न हुआ तो वो क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अगर धुआं उत्पन्न हुआ तो वो क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। सर इसका मतलब हम लोग जब जलते हैं मरने के बाद, ठीक है, अगर किसी का शौक हो तो आराम से चूल्हा में पैर कर देना, ठीक है। अगर वहां से धुआं निकल रहा मतलब आप कार्बनिक यौगिक हो, और नहीं तो आप दूसरे को जलते हुए देखो कि सर वो अगर जल रहा है उसको से धुआं निकल रहा है मतलब वो कार्बनिक यौगिक है। कहिएगा वो जल, अगर कोई आदमी जल रहा है तो उसके ऊपर तो पूरा लकड़ी वगैरह गोईठा वगैरह धरा हुआ रहता है सर, तो वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो वो अलग बात हो गया। आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आप अपने को जलाइए, लेकिन हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग कार्बनिक यौगिक हैं, लकड़ी कार्बनिक यौगिक है ना, बोर्ड कार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसको से जलाने से धुआं उत्पन्न हो रही है। अब आगे आते हैं महत्व पर, दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है, वो थोड़े से अलग जोन में चले गए थे। कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या, हम लोग लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का दैनिक जीवन में काफी ज्यादा महत्व होती है। जैसे हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, उसका उदाहरण दे तो जरा पहला, ठीक है। दूसरी हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, आपका जो मोबाइल फोन है उसका जो उपयोग करते हो, ऐसे मोबाइल फोन का जैसे जो चिप होता है ना, मेमोरी कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक, उसको भी जलाइएगा तो आराम से धुआं निकलेगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, जैसे कपड़ा हो गया, कागज हो गया, भोजन हो गया, साबुन हो गया, रंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी जो है किसके बने होते हैं सर, कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। ये सभी के सभी किसके बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। जैसे कृत्रिम वस्त्र हो गया, जैसे रेयॉन हो गया, टेरिकॉटन हो गया, नायलॉन हो गया, तो ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। रोग मुक्त औषधि, दवाई, दवाई किसका बना होता है सर, कार्बनिक यौगिकों का बना होता है, कार्बनिक पदार्थों का बना होता है या कार्बनिक रसायनों का बना होता है। तो ये सभी के सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए आगे क्या है कि प्रारंभ में सभी सजीव स्रोत से प्राप्त यौगिक, हम लोग कार्बनिक यौगिकों का परिभाषा कैसे लिखते हैं, प्रारंभ में सभी स्रोतों से, सॉरी, प्रारंभ में सजीव स्रोतों से प्राप्त जो यौगिक था, प्राप्त यौगिक जो था, हम लोग उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं उसको बाबू, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर, सजीव स्रोत फिर कौन कौन से होगा, सजीव स्रोत जंतु जगत हो गया, वनस्पति जगत हो गया, मतलब कि पेड़ पौधा, है ना, पेड़ पौधा। अब जंतु जगत में जो प्राप्त हुआ, जैसे शहद है ना, जंतु से प्राप्त होती है, अंडा ये सब जंतु से प्राप्त होता है, मांस ये सब जंतु से प्राप्त होती है ना, तो ये कार्बनिक यौगिक है। पेड़ पौधों से बहुत सारे, जैसे हम लोग इसमें क्या लिखे, जैसे ईख से क्या प्राप्त हुआ, चीनी, एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक। अभी जस्ट बताए थे, जब उसमें फार्मूला बताना। बहुत बढ़िया, C12H22O11, ये चीनी का फार्मूला हो गया, शर्करा का, है ना, इसका फार्मूला हो गया सर, चीनी का फार्मूला हो गया या शर्करा का फार्मूला हो गया। फिर नींबू से, नींबू क्या है, वनस्पति जगत के अंतर्गत आता है। नींबू से क्या प्राप्त हुआ हमको, सिट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ। नींबू से क्या प्राप्त हुआ, सिट्रिक अम्ल। सिरका से क्या, विनेगर से क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। एसिटिक अम्ल का फार्मूला सर बताना, तो CH3COOH। अभी अब फार्मूला लिखो, अभी तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, यौगिक और उसका नामकरण, तो पूरी तरह से ये हम कैसे लिख दिए सर, ठीक है, इसको हम बतावेंगे पूरी डीपली, ध्यान से समझिए। आगे बस इंतजार थोड़ा कीजिए, 1-2 क्लास, यहाँ अगर क्लास नंबर 2-3 आ जाएगा तो हम लोग शुरू कर लेंगे नामकरण। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन। चर्बी, तेल या वसा प्राप्त होती है। पेशाब, इसको से यूरिया। यूरिया क्या है, एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक। इसको कैसे लिखते हैं, यूरिया का फॉर्मूला सर, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है। अब आगे बतावेंगे, यूरिया को पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं बोलते थे, तो सर कैसे बोलते हैं, बाद में चलते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़े से हिम्मत रखिए, आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट करिएगा, ये वाला पॉइंट और इसको से ये वाला पॉइंट नोट करिएगा। ऑब्जेक्टिव नोट्स बहुत बढ़िया से बनाइए, जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं बस उसका नोट्स बनाते रहिए, और किताब में जो लघु, दीर्घ, अति लघु उसका है ना, वो अगर बनाइएगा तो आपको लगभग 80-90% बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो बोर्ड पर हम आपको पढ़ा रहे हैं वो वाला जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, 1 मिनट टाइम देते हैं हम आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितना है। ठीक है, और क्लास कैसा लगा सर उसका कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्या है हमारे पास, जीवन शक्ति का सिद्धांत, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। यही आपका क्वेश्चन अगर 10th में हो, जो स्टूडेंट 10th क्लास में है वो बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, उससे पहले हम एक पॉइंट क्या बताए थे कि जो पहले कार्बनिक यौगिक है, हम लोग क्या पढ़े, कार्बनिक यौगिक। अभी हम आपको जस्ट बताए थे ना कि कार्बनिक यौगिक पहले शुरू में, प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिकों को हम लोग केवल सजीव स्रोतों से ही प्राप्त कर सकते हैं। सजीव स्रोत, है ना, सजीव स्रोत जैसे जंतु, है ना, हम लोग हो गए, जंतु हो गया, तो जंतु विज्ञान में ऐसे हम लोग तो ये करते हैं, तो जंतु हो गया, वनस्पति जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, इसको से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो शुरुआत में क्या मान्यता थी, प्रारंभ में क्या मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिकों को हम लोग केवल सजीव स्रोतों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसे लैब में अर्थात प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं सर। इसे कहाँ नहीं बना सकते हैं बेटा,
तो इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। यही है हमारा बर्जीलियस सर का सिद्धांत, है ना, जो 1815 में दिए थे। तेरी के तो पहले बता रहे थे, इसको से कैसे इंक्लूड करते, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं सर, हम आपको दोबारा बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवन शक्ति का सिद्धांत, या फिर आपको बोले कि बर्जीलियस का सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा जीवन शक्ति का सिद्धांत या बर्जीलियस का सिद्धांत में बर्जीलियस साहब ने 1815 में एक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा, देखो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, उनका मेन परिभाषा हम लोग लिखेंगे, लेकिन इन्होंने समझाया क्या कि कार्बनिक यौगिक जो है ना, उसको हम लोग सजीव स्रोत से ही केवल प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जंतु जगत से ही प्राप्त कर सकते हैं, और पेड़ पौधों, जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, उसी से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्रयोगशाला में कभी भी हम नहीं बनावेंगे। तो ये है हमारा क्या, जो बर्जीलियस साहब ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा सर, जरा सुन समझिएगा। देखिए इन्होंने क्या बताया, देखो 1815 में इन्होंने बताया कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य, ठीक है, निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होती है, अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा, चलो सही है, शक्ति द्वारा होता है, अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, चलो देखो तो इतना ध्यान से समझो जरा सुन। इसमें क्या बताया इन्होंने कि बर्जीलियस का सिद्धांत क्या है सर, 1815 में दिया गया सजीव पदार्थों में क्या, तो सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होती है। ये बताया इन्होंने, क्या बताया, तो बर्जीलियस साहब ने बताया कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होती है। इसे हम कभी भी कहाँ नहीं बना सकते, लैब में नहीं बना सकते सर, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, तो उसको हम लोग क्या बोले, बर्जीलियस का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब आपको लिखना कैसे है बर्जीलियस का सिद्धांत, ठीक है, वो ध्यान दीजिए। बर्जीलियस का सिद्धांत समझ में आया लैंग्वेज के अनुसार कि हम लोग आम भाषा में कैसे बोल सकते हैं, चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस साहब ने, परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस जी ने 1815 ईस्वी में दिया था। इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सर एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर लिखिए, अर्थात इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक ऐसे लिख दें, यौगिक समझ में आ जाएगा, पूरा लिख दें, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, इन्होंने बताया कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल किसके द्वारा होती है, सजीव, सॉरी यार पहले स्रोत लिख दिए, सजीव स्रोतों के द्वारा ही कर सकते हैं। इसे लैब में अर्थात प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। इतना लिख दीजिएगा, तब तो सर आपका कंप्लीट हो गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, जीवन शक्ति का सिद्धांत लिखना कैसे है, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस के अनुसार 1815 में बताया गया। इन्होंने कहा कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होती है,
अर्थात इन्होंने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल हम कहा किसके द्वारा कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, सजीव स्रोतों के द्वारा ही कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। अब कहिएगा इतना छोटा सा बात को आपको 5 मिनट खींचना जरूरी था? नहीं नहीं, देखो बाबू, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आपका फायदा नहीं है पढ़ने का। कितना रटिएगा, दुनिया भर आपका क्वेश्चन आवेगा आपका, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आवे तो कितना रटिएगा, समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं, मान लीजिए हम नहीं लिख पाए, हमको तो नहीं अगर याद हो रहा है तो हल्का हल्का कुछ भी पॉइंट, अगर क्वेश्चन हमको खाली बोल दिया बर्जिलियस का सिद्धांत बताइए, अब सिद्धांत हमको नहीं याद है लेकिन बर्जिलियस पता है क्या, अच्छा उनको केमिस्ट्री में पढ़ना है, 4 लेसन में पढ़नी है 10th क्लास में, तो ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ये उतारिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत तो हम लोग पढ़ लिए हैं सर, कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, बर्जिलियस जी के द्वारा दिया गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया, 1815 में दिया गया। क्या था सिद्धांत उनका, इन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होती है, तो वो है हमारा जीवन शक्ति का सिद्धांत। इन्होंने और क्या बताया कि देखो बाबू, जीवन शक्ति कार्बनिक यौगिक है, जब भी हम उसको निर्माण करेंगे तो केवल सजीव स्रोतों से निर्माण करेंगे, अन्य कोई किसी प्रयोगशाला में हम इसको बनावेंगे नहीं। लेकिन अब आ गए इनके चेला साहब, क्या सर, वोहलर। क्या वोहलर। अब क्वेश्चन यहां से क्या बनाइएगा, बर्जिलियस जी के सिद्धांत का अंत कैसे हुआ या किस प्रकार हुआ। ठीक है, बर्जिलियस जी के सिद्धांत का अंत कैसे हुआ, इतना सारे जो हम वैज्ञानिक का नाम लिखे हैं 2-3 उनके बारे में बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले बर्जिलियस का सिद्धांत हम आपको बता दिए किसको कहते हैं अभी जस्ट। अब आ जाते हैं वोहलर। इन्होंने ये इन्हीं के शिष्य थे, यानी बर्जिलियस जी के शिष्य थे। वोहलर साहब ने 1828 में, वोहलर जी ने 1828, ये 10th क्लास के बुक में देखिएगा तो 1828, या फिर यहाँ जो हम आपको 1845 लिखे हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखने को मिले या ना मिले सर। देखिए ऐसे ये वोहलर जी कहाँ के थे बाबू, जर्मनी के थे। ठीक है, देखो जो हमको याद नहीं होगा या जो हमको समझ में नहीं आवेगा वो हम आपको से सीखेंगे सर। ठीक है, टीचिंग लाइन में यही एक फायदा क्या है कि अगर जो हमको नहीं समझ में आ रहा हो हम आपको से सीख लेंगे। ध्यान दीजिए जरा सा। जीवन शक्ति का सिद्धांत या बर्जिलियस के सिद्धांत का अंत कैसे हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत इन्हीं के शिष्य के द्वारा, अर्थात जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो वोहलर साहब है, रसायन शास्त्र वैज्ञानिक वोहलर साहब, उन्होंने 1828 में अमोनियम साइनेट को सर क्या किया, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, गर्म किया, तब हमको प्राप्त हुआ यूरिया। क्या प्राप्त हुआ, यूरिया। जरा एक बार दोबारा से देखो, बताते हैं क्या कह रहा है। 1828 में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक या रसायन शास्त्री वोहलर ने अचानक अपने प्रयोगशाला में क्या बनाया, यूरिया बनाया। कैसे सर यूरिया बनाया इन्होंने, अमोनियम साइनेट को गर्म करके संश्लेषित करके, है ना, क्या बना दिया इन्होंने, यूरिया बना दिया। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना कि बताओ सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ जो प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। कहाँ बेटा, प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया। और वह पहला कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो वो कार्बनिक यूरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर दूसरी वैज्ञानिक आए हरमन कोल्बे, सन 1845। हरमन कोल्बे सन 1845, ये याद रखिएगा, सन 1845 में हरमन कोल्बे जी ने क्या किया, तो इन्होंने सर क्या किया जानते हो, कोल्बे जी ने एसिटिक अम्ल बना दिया। कोल्बे जी ने क्या बना दिया, एसिटिक अम्ल बना दिया, एसिटिक अम्ल। बर्थेलो साहब ने क्या बना दिया, मीथेन बना दिया सर। ठीक है, याद रखना तीनों फ्यूचर। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं हम आपके लिए। क्या, बर्जिलियस के सिद्धांत का या फिर जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत कैसे हुआ, तो आंसर लिखिएगा बर्जिलियस के सिद्धांत का अंत सर इन्हीं के शिष्य के द्वारा किया गया था, अर्थात वोहलर जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने, है ना, वोहलर जी ने सन 1828 में अपने प्रयोगशाला में, ठीक है,
अमोनियम साइनेट को संश्लेषित करके या अमोनियम साइनेट को गर्म करके सर यूरिया का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद दूसरी वैज्ञानिक आए कोल्बे, हरमन कोल्बे, जो 1845 में प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाए थे। तीसरी वैज्ञानिक आए बर्थेलो साहब, इन्होंने प्रयोगशाला में अपने प्रयोगशाला में क्या बनाया, मेथेन बनाया। और इस प्रकार से बर्जिलियस के सिद्धांत का अंत हो गया। उन्होंने क्या बोला था बर्जिलियस साहब ने कि देखो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण ना केवल सजीवों के द्वारा होगी, निर्जीवों के द्वारा संभव नहीं है, अर्थात फिर प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। तो कहे चलो भैया नहीं कैसे संभव है, हम बना के दिखाते हैं आपको। तो बॉलर जी ने आए 1828 में अमोनियम साइनेट को संश्लेषित करके यूरिया बना दिया, कोल्बे साहब ने एसिटिक अम्ल बना दिया और बर्थेलो जी ने मेथेन बना दिया। अब एक आते हैं केमिस्ट्री के फादर, है ना, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, लबोजियर जिनको हम लोग बोलते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया क्या, ठीक है, लबाजे साहब बहुत अलग आदमी थे। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या दिखाया, देखो इन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया, क्या कह रहा है कि लवाजे ने अपने प्रयोग के द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्राय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देखो क्या क्या बेटा, इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बनते हैं, कुछ धातुओं के संयोग से बनते हैं। थोड़ा सा रिपीट करते हैं, देखो लबाजे ने क्या बताया, प्रयोगशाला कह रहे हैं, लबाजे ने बताया बाबू कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइलोजन को हम एक से यहाँ पे का लिखे, उसमें कौन कौन से तत्व आवेगा आगे बता देंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइलोजन, फास्फोरस, सल्फर यानी कि गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। तो ये कौन बताया बाबू, बहुत बढ़िया, लबाजे के द्वारा बताई गई थी। अब थोड़ा सा आते हैं हाइलोजन समूह पर। ये हाइलोजन समूह या हाइलाइट समूह क्या है बेटा, ऐसे हम लोग नॉर्मली जो है हाइलोजन समूह को H से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या, फिर कल बाहर आएगी आंटी ताश खेलने, ठीक है, ये सर TS या TC क्या होता है देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन और टेनेसिन। अब जरा समझिए, हमको इन दोनों को नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन समूह में बहुत से 4 केवल ही पढ़नी है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अभी जो हम आपको बोले फिर कल बाहर आएगी आंटी क्या करने, ताश खेलने, तो वो वर्ग नंबर 17 का याद करने का ट्रिक है हाइड्रोजन समूह का। ऐसे हम बहुत सारे ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, आप हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिएगा खाली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इतना आपका हो गया, ठीक है। इनका अंत कैसे हुआ बर्जिलियस के सिद्धांत का, वो हम आपको बता दिए, एक बार रिवाइज मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1828 में बोहलर जी ने बताया कि अमोनिया साइनेट को संश्लेषित करके हम बनाए हैं यूरिया बनाए हैं, यहीं से उनका अंत शुरू हो गया। किनका, बहुत बढ़िया, बर्जिलियस के सिद्धांत का, ठीक है। फिर 1845 में हरमन कोल्बे साहब ने क्या किया, अपने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाया, और बर्थेलो जी ने क्या बना दिया बेटा, मेथेन बना दिया, ठीक है। चलिए नोट करिए थोड़ा सा इतना, एक पॉइंट और, लबाजे ने अपने प्रयोग में बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइलोजन, फास्फोरस, सल्फर तथा कुछ धातुएं मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। फिर इनको दोबारा क्या बात बोला गया वो हम आपके आगे और बताते हैं, तब तक इतना सा नोट करिए तो जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट का हम आपको टाइम देते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को देखिएगा, आगे क्या है इसमें बोला गया, अभी लबाजे साहब ने बताया कि सर कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इस सबसे बना होता है। आगे इन्होंने बताया कि लगभग जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, अर्थात सभी कार्बनिक यौगिक, शॉर्ट में इसको लिखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, लगभग सभी कार्बनिक यौगिक किसका बना होता है सर, तो हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है। लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, कौन, लबाजे साहब ने क्या निष्कर्ष निकाला कि लगभग सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं।
लगभग सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इन्होंने सिद्धांत दिया लबाजे साहब ने कि कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या, ये दोनों हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का बना होता है या उनके व्युत्पन्नों का रसायन होता है। लब्बाजे जी का सिद्धांत क्या था सर? लब्बाजे जी का सिद्धांत था कि कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन होता है या उनके व्युत्पन्नों का बना होता है। तो ये था हमारे लब्बाजे जी का सिद्धांत सर, ठीक है। चलिए बाकी इनका प्रयोग जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक बंधन में। क्या पढ़ेंगे आगे? रासायनिक बंधन अर्थात सहसंयोजन बंधन या इलेक्ट्रॉनों का साझा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हो क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हो? ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं सर, हम आपको आगे बता देंगे या इसी चैप्टर में बता देंगे, ठीक है, जैसे आप बोलिएगा आगे हम बता देंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो के कमेंट में लास्ट में प्लीज आप एक बार लिखिएगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ा दीजिए, तो हम आपको टाइम निकाल के एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अलग चैप्टर हम आपको बना करके पढ़ा वीडियो बता देंगे, ठीक है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं कार्बनिक यौगिक और उनके नामकरण के अगले पॉइंट पे। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? रासायनिक बंधन। क्या पढ़ना है? रासायनिक बंधन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रासायनिक बंधन में हम लोग एक छोटा सा पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में बंधन के संबंध में चर्चा अगर हम लोग करें तो तीसरे चैप्टर में कर चुके हैं सर। क्लास 10th के धातु और अधातु चैप्टर में रासायनिक बंधन पढ़े हैं, लेकिन फिर भी चलिए छोटा सा शुरुआत करते हैं। जब दो परमाणु अपनी वाहकम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं, जब दो परमाणु अपने वाहकम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो उसके बीच जो बंधन बनता है उसी को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि सर सहसंयोजन बंधन क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कौन से क्वेश्चन? सहसंयोजन बंधन, सहसंयोजन बंधन या सहसंयोजक बंधन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिभाषा क्या लिखे कि जब दो परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इसके बाद जो उनके बीच, दोनों परमाणु के बीच जो बंधन निर्मित होती है उसी को संयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा परिभाषा सर, क्या लिखिएगा हम लोगों को? तो उन लोग लिखेंगे जब दो परमाणु अपने वाहकम कक्षा अपने वाहकम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपने वाहकम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं और उनके बीच, और लिखिएगा, और उनके बीच जो बंधन बनता है या निर्मित होता है, बंधन बनता है या निर्मित होता है वह सहसंयोजक बंधन कहलाता है। वह सहसंयोजक बंधन कहलाता है। और एक पॉइंट क्या लिखिएगा? जो यौगिक नीचे पता चलेगा ना, जो यौगिक सहसंयोजक
बंधन बनाता है वह सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन क्या है? इसमें बताएं कि दो परमाणु जब आपस में अपने वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और उससे जो बंधन बनेगा हम लोग उसको बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। हम आपको बोर्ड पर भी लिख दिए। हाँ, लिखने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है, लेकिन अब घबराइएगा नहीं टाइम से। ठीक है, हाँ, आपको अगर समझ में आ रहा है सर तो आप 2x के स्पीड से 1.5x के स्पीड से आप देख सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आराम आराम से भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम उतना भी धीरे नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। देखो, सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणु अपने वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके उनके बीच जो बंधन निर्मित करता है, बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। ठीक है, और जो यौगिक सहसंयोजक बंधन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी जो बताया था हम आपको रासायनिक बंधन, हम सोचे अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे, लेकिन इसी चैप्टर में हम आपको बता देते हैं। ऐसे लेसन नंबर 3 में आप पढ़ चुके हो रासायनिक बंधन किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, रासायनिक बंधन किसको कहते हैं। सिंपल सा है, रासायनिक बंधन क्या है। ठीक है, देखो, कह रहे रासायनिक वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। लिखिएगा, क्या रासायनिक बंधन है बेटा? वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल जो, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, जो किसी अणु में परमाणुओं को, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ, अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, बांध कर रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। परिभाषा लिख दीजिएगा, रासायनिक बंधन क्या है? वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बल। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया सर, यहाँ रासायनिक बल को जो हो गया, रासायनिक बल किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से समझना। कारण एक ही या विभिन्न प्रकार के तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोग कराने से जो अणु निर्माण होता है, उस अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बल देखो क्या है। कारण चाहे तो एक कार्बनिक यौगिक हो या एक से अधिक कार्बनिक यौगिक हो, एक कार्बनिक हो या एक से अधिक कार्बनिक यौगिक हो, और उनके तत्वों को, कार्बनिक यौगिकों के तत्वों को जब एक साथ, ठीक है, बांध करके जो रखता है, देखो रासायनिक बल किसको कहते हैं? परिभाषा क्या लिखिएगा इसका? रासायनिक बल, रासायनिक बल क्या है? ध्यान से सुनिए, परिभाषा लिखिएगा, एक ही या विभिन्न, या अलग अलग बोल सकते हो, विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोग होने से जो अणु बनता है, उस अणु में परमाणुओं को एक साथ
एक साथ बांध कर रखने वाला बल को रासायनिक बल कहते हैं। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको क्या है, क्या कह रहा है, रासायनिक बल किसको कहते हैं? एक ही या विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोग से जो अणु बनता है, उस अणु में परमाणुओं में, ठीक है, उस अणु के परमाणुओं में एक साथ बांध कर रखने वाला, ठीक है, रखने वाला बल को क्या कहा जाता है? तो सर रासायनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो हम आपको बोले थे कि लास्ट में हम आपको नंबर देंगे, ठीक है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो ये है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा कि सर हमको ये वाला चीज नहीं समझ में आया, या फिर ये वाला चीज ऐसा है वैसा है। जो भी आपकी समस्या हो आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, और जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में रासायनिक बंधन के पूरा डिटेल, और इसके बाद कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।